गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। यदि आपने हमारे इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देन आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखिए, गेस्टाल्टिज्म और ह्यूमनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारे इस साइकोलॉजी में नहीं है, बट हम डिस्कशन करेंगे इसका। एक छोटी सी वीडियो में हमारा डिस्कशन हो जाएगा। साइकोएनालिसिस का डिस्कशन इस टॉपिक के बाद होगा। आइए कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं हम कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी है क्या। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो प्लीज़ पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि इससे पहले जब हमने बिहेवियरिज्म पढ़ा था, यानी कि व्यवहारवाद पढ़ा था, तो व्यवहारवाद को मनोवैज्ञानिकों ने ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहा है। व्यवहारवाद इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी, प्लीज़ नोट डाउन इट। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बिहेवियरिज्म का काउंटर पार्ट मानते हुए वाइट बॉक्स थ्योरी कहा जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑल्सो नोन एज वाइट बॉक्स थ्योरी। कई बार की परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। नेट, यूसेट आदि जितने भी टॉप लेवल की हमारी परीक्षाएं होती हैं पेडागोजी की, वहाँ पर ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ब्लैक बॉक्स मीन्स व्यवहारवाद एंड वाइट बॉक्स मीन्स कॉग्निटिव। ऐसा क्यों है कि हम ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहते हैं बिहेवियरिज्म को और कॉग्निटिव को वाइट बॉक्स थ्योरी कहते हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात आपने ये जाना व्यवहारवाद में कि व्यवहारवादियों का यह मानना था कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए किसी एक उद्दीपन अर्थात स्टिमुलस के अगेंस्ट मनुष्य का एक निश्चित अनुक्रिया होती है, यानी कि रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा कहा गया कि वातावरण का कोई एक उद्दीपक लगभग सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा व्यवहार निर्मित करता है या फिर एक जैसी अनुक्रिया निर्मित करता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवादियों ने उद्दीपन का सीधा जो कनेक्शन था वो रिस्पॉन्स के साथ बना दिया, यानी कि अनुक्रिया के साथ बना दिया, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किया। लेकिन अपने इन सिद्धांतों में कोई भी व्यवहारवादी एक टॉलमैन के अलावा ये बताने में सक्षम नहीं रह पाया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपन के उत्पन्न होने और उसके बाद अनुक्रिया के सामने आने के बीच की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है और कैसे होती है, जिसे सबसे पहले टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में पर्पल्सिव बिहेवियरिज्म में बताया था, जहाँ पर उन्होंने SOR थ्योरी के नाम से उसको प्रतिपादित किया। तो S मीन्स स्टिमुलस, R मीन्स रिस्पॉन्स और उनके बीच में जो O है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। तो टॉलमैन ने ये कहा कि स्टिमुलस के उत्पन्न होने से अनुक्रिया होने के बीच की जो प्रक्रिया होती है वो एक मानव या जीव के मस्तिष्क में होती है। तो जीव जितना बुद्धिमान होगा, जीव के पास जितने अधिक अनुभव होंगे वातावरण के साथ अनुक्रिया किए हुए, उतना ही उसकी जो अनुक्रियाएं होंगी वो अच्छी हो सकती हैं या फिर जल्दी आ सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गणित करने बैठते हैं तो और आपने काफ़ी समय से गणित नहीं किए तो आपको किसी भी प्रश्न का हल करने में समय लगेगा। लेकिन आपके स्थान पर अगर कोई ऐसा बच्चा या फिर ऐसा स्टूडेंट मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है जो कंटिन्यूस उस टच में है, तो वो आपके मुकाबले जल्दी आंसर्स निकालेगा, यानी कि जल्दी सॉल्यूशन कर लेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सवाल मैथ्स का दोनों के लिए है, लेकिन जो अधिक इंटेलिजेंट होगा वो उस सवाल का हल जल्दी निकालेगा, या फिर जिसने अधिक प्रयास किए हैं, अधिक प्रैक्टिस की है गणित की, तो वो उतनी ही आसानी से सवालों का हल निकाल लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है, आप खुद देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी इंटेलिजेंस की वजह से। यही एक फैक्टर था जो कि बिहेवियरिज्म में नहीं पाया गया और इस वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1960s के टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी। तो व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। सूचना की जो प्रक्रिया होती है
वो मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क में हो रही इस प्रकार की सूचना की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। इट बिल्ड अ कॉग्निटिव मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया। सूचना की जो प्रक्रिया होती है उसका ये एक संज्ञानात्मक प्रारूप प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत दैट गोज ऑन इनसाइड पीपल्स माइंड, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर होता है, जिसमें परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी, थिंकिंग और कॉन्शियसनेस आदि तत्व विद्यमान रहते हैं। परसेप्शन को बोलते हैं हम नज़रिया। अटेंशन तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई स्पोर्ट पसंद करता है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अटेंटिव रहेगा, कोई खाना पसंद करता है तो खाने की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, कोई पढ़ना पसंद करता है तो पढ़ने में ज़्यादा अटेंशन देगा। ठीक है, जो आपका कंसंट्रेशन जो बनता है उसकी बात की जा रही है। लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी जो मेमोरी होती है, कोई बहुत लंबे समय तक याद रखता है, कोई कम समय में भूल जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी विचार क्षमता जो होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और आपके चेतन अवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है आपके विचारों की क्षमता पर। इसका अध्ययन किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। द कॉग्निटिव अप्रोच बिगन टू रिवोल्यूशनाइज साइकोलॉजी इन द लेट 1950s एंड अर्ली 1960s। ऊपर की लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी तो कोई बात नहीं, आप नीचे की लाइन से देखिएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी थी या कॉग्निटिव अप्रोच जो है साइकोलॉजी में, वो 1950 के अंत या फिर कह सकते हैं कि 1960 के आरंभ काल में आया, लेकिन 1970 में 1970s में ये डोमिनेंट हो गया। क्यों डोमिनेंट हुआ उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट इन मेंटल प्रोसेस हैड बीन ग्रेजुअली रिस्टोर्ड थ्रू द वर्क ऑफ पियाजे एंड टॉलमैन। पियाजे और टॉलमैन के अथक प्रयासों से और इनकी बहुत एक कह सकते हैं कि अच्छी अध्ययन और अच्छे अनुसंधान के माध्यम से जो मेंटल प्रोसेस का जो इंटरेस्ट था लोगों का वो बढ़ने लगा, और ये जानने का प्रयास करने लगे कि अगर व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी एक सिचुएशन पर, ये सब कुछ। टॉलमैन वॉज अ सॉफ्ट बिहेवियरिस्ट। टॉलमैन को सॉफ्ट बिहेवियरिस्ट कहा गया है क्योंकि ये व्यवहारवादी जो स्कूल था साइकोलॉजी का, उसके अंदर ही इन्होंने अपना एक स्कूल डेवलप किया था जिसको हम पर्पसिव बिहेवियरिज्म कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बिहेवियरिज्म के स्कूल्स में बताया था। हिज बुक पर्पसिव बिहेवियर इन माइंड एंड एनिमल्स एंड मैन in 1932 described research which behaviorism found difficult to explain। 1932 में जो इनकी एक पुस्तक आई पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, उसमें किए गए अनुसंधानों में इन्होंने ये पाया कि व्यवहार को समझ पाना इतना आसान नहीं है। द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर एज अ टूल फॉर थिंकिंग हाउ द ह्यूमन माइंड हैंडल्स इंफॉर्मेशन इज नोन एज द कंप्यूटर एनालॉजी। जो कंप्यूटर का आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की बिगिनिंग भी आपका 1950s के लेटर फेज़ में हुई थी, तो उसके बाद से ये काफ़ी चर्चाओं का विषय बना रहा है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, किस प्रकार से उसको मानव मस्तिष्क से जोड़ा जाए, ये सब चीज़ें। ठीक है। एन आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वॉज एडोप्टेड बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एज द मॉडल ऑफ हाउ ह्यूमन थॉट वर्क। जो पूरा जो प्रोसेस था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो आइडिया था, वो सिर्फ इस आधार पर बना हुआ था कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे कार्य करता है या फिर मनुष्य कैसे सोचता है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, हम बहुत देर से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते आ रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम का जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है टीचिंग का, वो पूरी तरह से इसी पर डिपेंडेंट है। ये टॉपिक जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ पढ़ाने का एक बहुत जो रीज़न है वो ये भी है कि ये आपकी परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछा जाता है और बिहेवियर टर्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के संबंध में जो चर्चा है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी में थोड़ी सी समझ बना सके हैं। अभी इसको हम एक और वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हुए समाप्त करेंगे। धन्यवाद।